तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, उसका नाम है वेब ऑप्टिक्स। एक तरह से चैप्टर ना बोल के हम इसको क्या बोलें, यूनिट। ठीक है, हाँ, वेब ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं है बल्कि ऑप्टिक्स की यूनिट है। ऑप्टिक्स दो पार्ट में, एक है रे ऑप्टिक्स, सेकंड है वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स में आप मत समझिएगा कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका क्या कहते हैं, साउंड वेव का और इन सब चीजों का। एक्चुअल में लाइट चैप्टर ही है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के वेव नेचर की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वेब ऑप्टिक्स में सबसे पहली जो चीज आती है उसका नाम है वेव फ्रंट। ठीक है, फर्स्ट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट के बारे में हमें बोलते हैं कि ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें कि सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो नोट कर सकते हो आप, वेव फ्रंट सबसे पहला टॉपिक है वेव फ्रंट। इसमें नोट कीजिए, वेव फ्रंट इज अ सरफेस, वेव फ्रंट is a surface where all particles lie in same phase. Wave front is a surface where all particles lie in same phase. ठीक है, अब ये एक्चुअल में होता नहीं है, ये एक टाइप का क्या है, इमेजिनरी या एक कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सरफेस है। ठीक है, और इसकी एक और खासियत है, ये हमेशा रे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नोट करो, इट इज ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर इसके विद द रे। रे के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो क्लियर है। वेव फ्रंट जैसे गॉस लॉ में हम पढ़ते थे ना, गॉस में एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस, उसको मान लेते थे। एक्चुअल में होता है नहीं। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ भी आपने पढ़ा है, उसमें भी हम एक क्लोज लूप मान लेते थे, एज्यूम करते थे कि ये लूप है, होता नहीं है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एक लूप है। ठीक है ना, बट होता नहीं है। उसी तरह से यहां पर भी सेम कंडीशन है। वेव फ्रंट आपको दिखेगा नहीं, एज्यूम करते हैं कि ये एक ऐसा सरफेस है जिसमें कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सेम फेज में होते हैं, और इसके अलावा ये हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है, जो भी रे की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर होता है। थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? तो जो फर्स्ट होता है ये होता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, फर्स्ट प्लेन होता है। सेकंड जो होता है ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब जब प्लेन है, सिलेंड्रिकल है, तो ऑब्वियसली तीसरा नाम कौन सा आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट प्लेन वेव फ्रंट, सेकंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड थर्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये थ्री टाइप्स के हमारे पास वेव फ्रंट हो गए। ठीक है, अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल क्या होता है। देखो, चाहे जितने भी वेव फ्रंट का हम टाइप्स कंसीडर कर लें, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये हमेशा रे के परपेंडिकुलर होगा। भाई सेम फेज तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये तो दिखा ही सकते हैं कि रे के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो सबसे पहला हमारे पास है फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं किससे, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? तो देखो, प्लेन वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है, भाई नाम से क्लियर है, प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन बनेगा जो कि टू डायमेंशनल होगा। जैसे यहां पे देखिए, कुछ इस टाइप से हो सकता है प्लेन वेव फ्रंट। ये हो गया जैसे, और ये थर्ड, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो।
ठीक है, ये यहां से रे आ रही है, रे यहां से आई इस तरह से, फिर यहां से पास हुई, फिर यहां से, फिर ये रे है। आप देख सकते हो कैसे है, परपेंडिकुलर। ये ठीक है, एक और बना लेते हैं। तो ये जो अपने पास हो गया, ये इसी को हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये अपने पास हो गया। वेव फ्रंट कई कई जगह कई बुक्स में एक साथ भी लिखा है, कई बार अलग अलग लिखा है। आप एक साथ भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड यहां पे आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये हो गई रे यहां पे। बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है आप समझिए, यहां पे कंडीशन है कि ये है ना, इसको हम हल्का सा ऐसे देख रहे हैं ताकि 3D दिखे, लेकिन बिल्कुल अगर ऐसे लगा दें ये कैसे बनेगा, जस्ट लाइक एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ऐसे बनेगा, और कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है पूरी तरह से प्लेन वेव फ्रंट। ये क्यों, कंडीशन क्या है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द रे, रे के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। उस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे डेफिनेशन की बात की जाए कि प्लेन वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है, तो डेफिनेशन आप खुद भी देख सकते हो। कब फॉर्म होगा, पैरेलल रेज के लिए। अच्छा, रे पैरेलल कब होगी, जब सोर्स हमारा कहां पर हो, इनफाइनाइट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है, पैरेलल रेज के लिए, या सोर्स को कहां पे रखें, इनफाइनाइट पे। ये कंडीशन और हो सकती है कि सोर्स को इनफाइनाइट पे रखने की जरूरत नहीं है, बिना इनफाइनाइट पे रखे भी आप सोर्स को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए फिजिक्स में एक वर्ड आता है, एक आता है इनफाइनाइट और एक आता है इफेक्टिवली इनफाइनाइट। दो टाइप की चीजें आती हैं, एक इनफाइनाइट और एक इफेक्टिवली इनफाइनाइट। चलो इनफाइनाइट तो हमें समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट क्या होगा। अब यार इफेक्टिवली इनफाइनाइट क्या है, तो इफेक्टिवली इनफाइनाइट आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई लेंस है यहां पे, ठीक है, जरूरी नहीं कि लेंस ही हो, आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया कि लेंस के केस में एक ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, सोर्स को फोकस पे। तो फोकस से जो रेज आती है, ये रे क्या हो जाएगी, यहां से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास रे कैसी आ रही है, पैरेलल, हमारे पास पैरेलल आ रही है। हम तो यही कहेंगे कि सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पे। लेकिन क्या सोर्स इन्फिनिटी पर है, नहीं, लेकिन अपना इफेक्ट ऐसे शो कर रहा है कि जैसे वो कहां पर हो, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए कि सेम कंडीशन कॉनकेव मिरर में हम ले लें, ये फोकस है और यहीं पे हमने रख दिया सोर्स। तो एक रेज यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, सीधी हो जाएगी। सेकेंड रे आपकी यहां से भी पास होगी, तो जो भी रे यहां से पास होगी फोकस से होते हुए, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या ओवरऑल हमें इससे मतलब है कि पैरेलल हो गई। तो इन दोनों केस में क्या हुआ, हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। मींस अगर पैरेलल रेज है तो फिर हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन नोट करो। प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म फॉर पैरेलल रेज, और प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म फॉर पैरेलल रेज और
व्हेन सोर्स प्लेस्ड एट इंफिनिटी और व्हेन सोर्स और लाइट सोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, व्हेन सोर्स और लाइट सोर्स प्लेस्ड एट इंफिनिटी और इफेक्टिवली इनफाइनाइट प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म फॉर पैरेलल रेज और व्हेन सोर्स प्लेस्ड एट इंफिनिटी और इफेक्टिवली इनफाइनाइट। तो ये कंडीशन अपने पास यहां पे हो जाएगी। तो यहां पे अब देखिए, तो यहां पर भी जो रे बनेगी, ये दोनों अलग अलग फिगर है, देखो हम इसको दो पार्ट कर दे रहे हैं, ये अलग है, अलग है। ये कैसे फॉर्म हो रहा है? रिफ्रैक्शन से। ये कैसे फॉर्म हो रहा है? रिफ्लेक्शन से। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, ये जो इमेज फॉर्म होगी, सॉरी वेव फ्रंट, ये क्या हो जाएगा? ये बन गया प्लेन वेव फ्रंट। यहां पर भी क्या बन गया? प्लेन वेव फ्रंट। काफी सिंपल है, अगर रे पैरेलल है तो क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन वेव फ्रंट हो गया। सेकंड नोट कीजिए, इसके बाद इसको अगर नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो एज ऑलवेज, ठीक है। और बाकी अगर आप फास्ट हो तो फिर बात ही अलग। वैसे सही टाइम पे सही काम किया जाए तो ज्यादा सही रहता है। जब समझने की बात है तो समझिए, और नहीं तो फिर ठीक है। और क्लास के लोग इसकी फोटो ले सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड जो अपने पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो यहां से हम समझ सकते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए वेव फ्रंट का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। अब यार एक स्फेयर पे परपेंडिकुलर अगर रे आ रही है तो रे कहां मिलेगी? सेंटर पे। या दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं कि अगर सेंटर से रे चलेगी, सेंटर से चलेगी, तब भी अगर हम उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस लेके सेंटर से अगर एक रेडियस ले लें तो क्या बनाएगा? स्फीयर। मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा? किससे? पॉइंट सोर्स से। सेकंड सिलेंड्रिकल था, ठीक है, वो तो इंटरचेंज हो जाता है आगे पीछे। तो नोट करो, स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म, स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म जनरली, spherical wave front form generally from point source। पॉइंट सोर्स से जनरली फॉर्म होता है, जरूरी नहीं है, मैं इस चीज को बता दूं, लेकिन जनरली हम स्फेरिकल वेव फ्रंट को पॉइंट सोर्स से ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो जनरली बात हमने की वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये सोर्स हो गया, ये सोर्स है, तो इससे रे क्या होगी? बाहर की तरफ जाएगी। ये कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स है। इससे यहां पे रे बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे, हालांकि लाइन नहीं है, सरफेस है, एक सरफेस बनाओ। तो ये सरफेस क्या होगा? ये हो गया सेंटर, डिस्टेंस इक्वल है, चारों तरफ स्फीयर बन जाएगा। चाहो तो एक और बना लो यहां पे, ये भी बन गया। यहां पे एक और आप बना सकते हो, ये भी बन गया। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? ये अपने पास हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, नोट कर लिया आपने। एक कंडीशन और आती है इसमें भी,
स्फेरिकल वेव फ्रंट में। अगर हम चाहें तो हम उसका यूज कर सकते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। काफी सिंपल है। देखो, जैसे मान लीजिए कि यह लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रे जाएगी तो कहां जाके इंटरसेक्ट करेगी? सेंटर पे। सेंटर यानी कि फोकस। सेंटर किसका? स्फेरिकल वेव फ्रंट का, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले फोकस नहीं बोला, पहले आपसे बोला सेंटर। तो अगर आप यहां से देखो तो ये रे आ रही है। चलो हम यहां से रे कंसीडर कर रहे हैं। 1 2 3, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये 4 और ये 5, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं? ये जो रे है ये यहां पे जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे। अब ये जब यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो अगर यहां पे एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, सॉरी सरफेस, तो ये जो सरफेस होगा ये क्या हो जाएगा? ये जो सरफेस होगा ये हो जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। 3D स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, बट ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। आपसे कहा जाए मिरर से कैसे फाइंड करोगे? सेम कंडीशन। कौन सी? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में थोड़ा सा लेकिन आपको दिक्कत होगी, उसमें प्लेन और स्फेरिकल एक साथ बनते हैं। कहते क्या पॉसिबल है कि एक साथ हम प्लेन और स्फेरिकल दोनों वेव फ्रंट बना दें? मतलब एक ही रे को उस रे में सोर्स का चेंज ना करें। समझिए इस चीज को, सोर्स हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स एक ही है, उसी से हमें प्लेन भी चाहिए, स्फेरिकल भी चाहिए। तो आप यहां भी देख सकते हो, देखो ये पैरेलल आ रही है, यहां पे कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? ये बन गया कौन सा? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। सेम कंडीशन हम इसके लिए भी कर सकते हैं, और ये है अपना कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये अपनी रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। और ये हो गई ये। और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट की? इस फोकस पे, यहां पे। यहां पे अब आप समझ सकते हो, इसमें भी रिफ्लेक्शन के पहले क्या बन गया? प्लेन वेव फ्रंट। ये बिफोर रिफ्लेक्शन है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन गया? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। हालांकि इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है क्योंकि दोनों रे एक ही पास है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक ही इसमें स्पेस में है, लेकिन इसमें देखो दोनों की कंडीशन अलग अलग है, तो इसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये ज्यादा बेटर एग्जांपल है कि सेम टाइप की रे बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन है, बिफोर रिफ्रैक्शन क्या बना? प्लेन वेव फ्रंट, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कंडीशन बन गई, तो इसको नोट करो आप। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं लगाते हैं तब तक ये ऑप्शन बेटर है। आधा बोर्ड यूज करेंगे, आधा आप नोट करो, तब तक साफ करते हैं। ठीक है। थर्ड, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। थर्ड जो अपना है
ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए क्या होना चाहिए, अभी हमने बताया लाइन सोर्स या एक्सटेंडेड सोर्स। ठीक है, तो नोट कीजिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म for line source, cylindrical wave front form for line source और extended source। अगर सोर्स लाइन है या एक्सटेंडेड है तो क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप देखिए यहां से, जैसे मान लीजिए ये लाइन सोर्स है, ये अपने पास लाइन सोर्स है। इसका नेचर क्या होगा, ये जो लाइन सोर्स है ये चारों तरफ क्या निकालेगा, रे। तो जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा क्या बनेगा, इसके चारों तरफ बनेगा। तो ये आ गया, यहां से रे निकल रही है, अब आप भी समझ सकते हो ये कुछ ऐसे रे निकल रही है, यहां पर भी रे निकल रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, एक इस टाइप से बनेगा। ये और ये क्या बन गया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो हम ऐसे भी बनाते हैं। अगर हम इसको ऊपर से देखें, ऊपर से तो क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा बेटा, देखिए ऐसे दिखाई देगा ऊपर से देखें तो, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है ना, और ये इसका सोर्स है, और यहां भी देखें तो सेम कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो कि फॉर्म हुआ किसके लिए, लाइन सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स के लिए। इसको डॉटेड नहीं बल्कि इसको पूरा का पूरा ये डार्क लाइन बनाते हैं। यस, ये हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए टोटल 4 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट वेव फ्रंट, ठीक है, जो कि हो गया। एक बार मैं रिपीट कर दूं, वेव फ्रंट क्या होते हैं, एक ऐसे सरफेस होते हैं जिस पर सारे पार्टिकल क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रे के क्या होता है, परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। प्लेन वेव फ्रंट होते हैं जो पैरेलल रेज के लिए फॉर्म होते हैं, या फिर सोर्स कहां पे प्लेस करें, इनफाइनाइट और इफेक्टिवली इनफाइनाइट। ठीक है, और स्फेरिकल का फॉर्म होते हैं तब किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, या हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग रे के लिए भी हम स्फेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, और सिलेंड्रिकल का फॉर्म होते हैं लाइन सोर्स या एक्सटेंडेड सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं। इसके बाद ह्यूगेंस या हाइगेंस, जो आप लिखते हो, जो बोलते हो, हाइगेंस
प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है बताएंगे आप लोग? देखो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, हाइगेंस ने कहा था कि जितने भी पार्टिकल कहां होते हैं, वेव फ्रंट पे, वो सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। और फ्रेश वेव, भाई अगर सोर्स की तरह एक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रेश वेव ओरिजिनेट करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है जी। तो हाइगेंस ने सबसे देखो 3 पार्ट में हाइगेंस को अगर हम देखें तो इजीली हम समझ जाएंगे। सबसे पहले हाइगेंस ने कहा था कि जितने भी पार्टिकल्स कहां होते हैं, वेव फ्रंट पे, ईच पार्टिकल सिचुएटेड एट द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स, सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। अब जब सोर्स की तरह एक्ट करेंगे तो क्या हम करेंगे भाई, अगर सोर्स फ्रेश वेव ओरिजिनेट कर रहा है और एक कहां पर है, सरफेस पर, तो फिर ये भी फ्रेश वेव ओरिजिनेट करेंगे, लेकिन इनके वेव को हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ऐसे होता है ना कि कहीं किसी घर में पिताजी बदतमीज है, लड़का ही बदतमीज हो जाता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां पर भी है, सोर्स इनके क्या है, पिताजी हैं। ठीक है, और यहां पर आकर इस वेव फ्रंट पे इनका लड़का आ गया, तो जो नेचर इनका होगा फ्रेश वेव ओरिजिनेट करेंगे, ये भी फ्रेश वेव ओरिजिनेट करेगा। लेकिन हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम मान सकते हैं, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी वेवलेट्स हम बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी वेवलेट्स का नेचर वही होगा जो क्या होता है, सोर्स का। ठीक है, और थर्ड जो पार्ट आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक वर्ड आता है द एनवेलप। एनवेलप जैसे कि नाम सुना होगा, किसी भी चीज को कहते हैं ना, पैसे का एनवेलप में रख दो, कवर कर दो। तो जो वेव के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इनका एक एनवेलप बनाते हैं। मान लो टी टाइम में स्पीड ऑफ लाइट सी है, टाइम 1 नैनो सेकेंड ले लो, 1 पिको सेकेंड ले लो। ठीक है, तो मान लो टी टाइम में इतना दूर आया, तो एक हमने यहां पे एनवेलप बना दिया। टी टाइम में यहां पे आया तो एक एनवेलप यहां बना दिया। टी टाइम में यहां पे आया तो एक एनवेलप हमने यहां बना दिया। ये वेव फ्रंट पे है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इसका एनवेलप बनेगा वो एक न्यू वेव फ्रंट देता है। ठीक है, पहले तीनों सुन लीजिए फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, हाइगेंस ने कहा ईच पार्टिकल सिचुएटेड एट द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स एंड फ्रेश वेव ओरिजिनेट। ये भी लिख सकते हो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अगर सोर्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वेव भेज रहा है, ये भी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में भेजेंगे, जिनको कि हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ईच पार्टिकल सिचुएटेड एट द सोर्स एट द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स एंड फ्रेश वेव ओरिजिनेट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंड क्या होता है, द नेचर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स सेम एज द सोर्स। नेचर में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एटसेट्रा सेम क्या होता है, सोर्स की तरह से, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए। एंड थर्ड, द एनवेलप ऑफ द वेव, इसको अभी हम फिर से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द एनवेलप ऑफ द वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कीजिए हाइगेंस प्रिंसिपल। ईच पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट, ईच पार्टिकल situated at the wavefront, each particle situated at the wavefront act as a source, each particle situated at the wavefront act, each particle situated at the wavefront act as a source। जितने भी पार्टिकल होते हैं कहां पर, वेव फ्रंट पे, वो सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड फ्रेश वेव ओरिजिनेट, ईच पार्टिकल सिचुएटेड एट द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स एंड फ्रेश वेव ओरिजिनेट called secondary wavelets, secondary wavelets, WAVELETS, secondary wavelets। ठीक है, each particle situated at the wave front act as a source and fresh wave originate, नोट कर लिया, called secondary wavelets। Second,
द नेचर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, द नेचर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ब्रैकेट में चाहो तो लिख नोट कर लो, द नेचर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। लेकिन कंडीशन है मीडियम चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मीडियम चेंज होगा तो फिर दूसरी चीज सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। द नेचर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स सेम एज द सोर्स, द नेचर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स सेम एज द सोर्स, ठीक है। अब थोड़ा यहां देखिए, मान लीजिए कि ये अपने पास है, दो एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट का ही। प्लेन वेव फ्रंट में हमने यहां पे एक पार्टिकल लिया, फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थर्ड पार्ट। एक पार्टिकल यहां लिया, टी टाइम में ये यहां तक आ गया, ये मान लीजिए कि चलो ए भी बना ले रहे हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब टी टाइम में यहां तक आ जाएगा, तो इसका एक आपने यहां पे क्या बना दिया, एनवेलप। ये जो रेडियस है मान ले आर, तो आर इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू टी, होगा कि नहीं। अरे ये होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या है, सी, टी टाइम में कितना आगे गए, आर टी, तो यहां से लिख सकते हैं आर इक्वल टू सी टी, तो ये हो जाएगा टी टाइम में यहां पे आ गए। तो चाहो तो इसको आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको आप सी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर टी टाइम में जो यहां पे होगा ये भी यहां पे जाएगा, इसका भी एक एनवेलप बना दो, ठीक है। अब सर्कल बनाने में हमसे थोड़ा सा वो हो गया होगा, ठीक है, आप लोग भी कौन से सही बनाते हो, ठीक है, इसीलिए कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है। तो ये अपने पास हो जाएगा टी टाइम में, और ये भी अपना टी टाइम में यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस केस में अगर हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें क्या मिल गया, न्यू वेव फ्रंट। द एनवेलप ऑफ द वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि प्लेन ही हो, ये भी तो हो सकता है कि ये क्या हो, स्फेरिकल, ठीक है, ये हमारे पास है। और हमने मान लिया कि ये एक अपना क्या बन गया, वेव फ्रंट। अब इस बार सोर्स तो यहां दिखेगा, यहां तो नहीं देखना मजबूरी थी क्योंकि पैरेलल रेज है, सोर्स कहां होगा, इंफिनिटी पे, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। अब टी टाइम में मान लीजिए यहां पे पार्टिकल है, इतना आगे चला गया, ठीक है, सी इंटू टी, यहां पे जो पार्टिकल हो भी टी टाइम में इतना आगे चला गया, यहां पे जो पार्टिकल है भी टी टाइम में इतना आगे चला गया, यहां पे जो पार्टिकल हो भी टी टाइम में इतना आगे चला गया, यहां पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर भी हमें क्या मिल गया, एक न्यू वेव फ्रंट, तो कंडीशन सेम आ गई। द एनवेलप ऑफ द वेव, ये एनवेलप ऑफ द वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट, तो थर्ड पॉइंट नोट कर लो, द एनवेलप ऑफ द वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, the envelope of the wave, the envelope of the wave in forward direction gives a new wave front, envelope of the wave in forward direction gives a new wave front, ठीक है। तो दो पार्ट इतने हो गए, टोटल इसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, सेकंड लेक्चर अभी करेंगे, ठीक है।
2 पार्ट में, एक लेक्चर 1 घंटे बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग कहते हो कि वो कर दें।